अस्सलामुअलैकुम। जमात नवूम मजमून तारीख और सियासियात सबक नंबर 2 भारत की खारजा पॉलिसी की पेशरफ हिस्सा 1 यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर जो है हम उसका मुताला करने वाले हैं। इस सबक को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि जो नुकात है वो आपको वीडियो के जरिए वाज़ा हो सके। तो भारत की खारजा पॉलिसी, खारजा का मतलब होता है बैरून और दाखिला का मतलब होता है अंदरून। तो खारजा और दाखिला दो जिद मतलब एक जिद वाले ये हुए, जिदें हुई, जिद की जोड़ी हुई। उसी तरीके से जब भारत किसी मुल्क से अपनी बैरून ममालिक से ताल्लुकात बनाता है, इस्तवार करता है, तो कुछ पॉलिसी के तहत हमें ये ताल्लुकात जो है इस्तवार करने पड़ते हैं। तो इस सबक में हम उसका मुताला करने वाले हैं जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 65 से 70 पर मौजूद है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो है मफहूम और अहमियत, मतलब खारजा पॉलिसी का मतलब क्या है और उसकी अहमियत क्यों बनाई गई, क्यों इंपॉर्टेंस है उसको, तो उसका मुताला हम करने वाले हैं। तो तमाम ममालिक एक बैनुल अक़वामी निज़ाम का हिस्सा होते हैं। जैसे कि सबक नंबर 1 की वीडियो में हम समझ चुके हैं कि जंग अजीम के बाद के सियासी वाक़यात में हमने देखा बाहमी इन्हिसार क्या है, किस तरह से जो है पूरी दुनिया में मुल्क एक दूसरे को ताउन करते हुए जो है रह रहे हैं। तो ये चीजें हमने समझी, उसी को कंटिन्यू करते हुए सबक नंबर 2 में भी वही चीजें आपको बताई गई है कि कुछ ममालिक खुद कफिल नहीं होते, इसलिए बैनुल अक़वामी निज़ाम में बाहमी इन्हिसार के तस्वुर को भी हमने समझ लिया है। तो वही वो बता रहे हैं कि पिछले सबक की वीडियो में हमने ये चीजें जो है समझी है कि हर ममालिक जो है खुद कफिल नहीं होता, किसी ना किसी पर जो है हमको इन्हिसार करना ही पड़ता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था पेट्रोल का कि पेट्रोल दुनिया के हर मुल्क के पास नहीं है, तो इसको क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, उस मुल्क तक पहुंचाया जाता है। तो एक दूसरे की इस तरीके की मदद की जाती है, ठीक है। तो बाहमी इन्हिसार चंद ममालिक के फायदे तक ही महदूद नहीं होना चाहिए बल्कि हर मुल्क को फायदा होना चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ ही ममालिक से फायदा ना उठाए, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं सबको उसका फायदा हासिल होना चाहिए। तो हर मुल्क अपने तौर पर यह फैसला करता है कि इसे किस मुल्क से दोस्ती करना चाहिए, किस ग्रोह में शामिल होना चाहिए या बैनुल अक़वामी सियासत में क्या किरदार अदा करना चाहिए। इस तरह के फैसले निहायत गौर व फिक्र के साथ करने पड़ते हैं। अब जैसे कि आपने 2 पॉइंट में देख चुके हैं कि हर मुल्क खुद कफिल नहीं होता, हर मुल्क को किसी ना किसी मुल्क पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो बाहमी इन्हिसार है वो कायम भी रहता है। तो यहाँ पर मुल्क तय करते हैं, मतलब वो मुल्क तय करता है कि उसको किस मुल्क के साथ दोस्ती करनी है या किस तंजीम में उसको शामिल होना है, किस ग्रुप के साथ काम करना है। और बैनुल अक़वामी सियासत में जैसे मुल्क की सियासत होती है, इसी तरीके से दुनिया की जो सियासत है उसमें उस मुल्क का क्या किरदार होना चाहिए, ये वो मुल्क तय करता है जिसको रिश्ता बनाना है, ताल्लुकात कायम करने हैं। तो इस फिक्री निज़ाम को खारजा पॉलिसी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी मुल्क से अगर कोई ताल्लुक बनाना है, इस्तवार करना है, तो एक पॉलिसी के तहत, एक रूल के तहत, एक उसूल के तहत वो जो है की जाती है। उसी फिक्री निज़ाम को क्या कहा जाता है, खारजा पॉलिसी। और हर आज़ाद और मुक़्तदिर मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी तय करता है। आज़ाद आज के ज़माने में अगर आप देखते हो दौरे हाजरा में कि पूरी जो दुनिया है वो आज़ाद है, मतलब किसी मुल्क पर किसी मुल्क का कब्जा नहीं है, कोई मुल्क किसी मुल्क का गुलाम नहीं है। मुक़्तदिर इक़्तिदार से बना है कि हर मुल्क का अपना इक़्तिदार है और वो मुल्क आज़ाद है और वो अपने मुताबिक ही खारजा पॉलिसी तय करता है। किसी मुल्क के दबाव में आकर या कोई मुल्क किसी मुल्क पर जोर जबरदस्ती कर रहा है, ऐसा कोई मामला यहाँ पर नहीं होता। बैनुल अक़वामी सियासत में खारजा पॉलिसी को निहायत अहमियत हासिल होती है। अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि बैनुल अक़वामी सियासत हो, तिजारत हो या जिस किस्म का भी ताल्लुक अगर बनाना है तो खारजा पॉलिसी अहमियत रखती है। उसके बाद है कौमी मफाद की तारीफ। कौम मतलब मुल्क हुआ, मफाद फायदे से बना है। अब क्या तारीफ है उसकी, कौमी मफाद की, मतलब मुल्क को किस तरीके से हम फायदा दे सकते हैं। तो कौमी मफाद और खारजा पॉलिसी में करीबी ताल्लुक होता है, क्योंकि खारजा पॉलिसी उसी बुनियाद पर बनाई जाती है जिससे मुल्क को फायदा हो। तो खारजा पॉलिसी के जरिए ही कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि अगर कोई स्कूल है तो हर स्कूल के हर तंजीम का एक रूल और रेगुलेशन होता है जिसके मुताबिक हमें चलना पड़ता है, जिसको हम ज़ाब्ता कहेंगे कि एक ज़ाब्ते के तहत हमें काम करना पड़ता है। जैसे कि हमारा स्कूल है, टाइम है हमारा मॉर्निंग का, तो हमें जो है
7:30 से 7:30 बजे से 1:30 बजे तक हमें स्कूल में बैठना है, तो ये एक कायदा हुआ। उसी तरीके से आप जब मुल्क कोई ताल्लुक कायम करता है तो इसी तरीके से रूल्स और रेगुलेशन कुछ ज़ाब्ता होते हैं जिस पर अमल करते हुए वो ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। तो खारजा पॉलिसी के जरिए ही कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। अगर ऐसे रूल्स और ज़ाब्ते बनाए गए हैं, उसी के तहत हम क्या कर सकते हैं, मुल्क के फायदे का तहफ़्फ़ुज़, उसकी हिफाजत कर सकते हैं। अपने मुल्क की आज़ाद और मुख्तदिर हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली तदबीरें अपनी माशी तरक्की के जरिए अपनी कुव्वत में इजाफे की कोशिश भी कौमी मफाद में शामिल है। तो क्या कहना है कि आज़ाद और मुख्तदिर हैसियत, बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है और आप सब समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो मुमालिक हैं अब आज़ाद हैं और सबकी अपनी अपनी हुकूमत है, अपना अपना इक़्तिदार है। तो उसकी तहफ़्फ़ुज़ के कोई मतलब उन पर हावी ना हो, एक तो उसकी हिफाजत होनी चाहिए। उसके बाद जो तदबीरें बनाई जाती, जो आइडियाज रहती हैं कि किस तरीके से हम मुल्क की माशी तरक्की को बढ़ा सकते हैं, तो कौमी मफाद शामिल है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मईशत को दी जाती है और अपने मुल्क की सरहद की उसकी हिफाजत करना ये ज्यादा अहमियत रखता है। जब अपने मुल्क के लिए मुफीद और मुवाफिक मामलात पर गौर व फिक्र के लिए फैसले किए जाते हैं, इसे कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। अब होता क्या है कि अपने मुल्क के फायदे के लिए या कोई ऐसा मामला है उस पर गौर व फिक्र किया जाए जिससे मुल्क को फायदा हो, उसी को कौमी मफाद कहते हैं। और कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मतलब ऐसा फायदा जिससे मुल्क को किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौमी मफाद के अवामिल। अब अमल किस तरह से किया जाता है, उसके क्या क्या ज़राए हैं। ठीक, अपने मुल्क की आज़ाद मुख्तदिर हैसियत और सालमियत की हिफाजत करना, मतलब जो मुल्क आज़ाद है वो आज़ाद ही रहे, कोई दूसरा मुल्क या कोई आबादी उस पर हावी ना हो उस मुल्क पर, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा मुख्तदिर हैसियत, मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा सबकी अपनी अपनी हुकूमत है, अपना अपना इक़्तिदार है, वो बरकरार रखना है। सालमियत मतलब उस मुल्क को ख़त्म होने ना देना, उसकी सालमियत की हिफाजत करना। तो ये तीन चीज़ें जो हैं कौमी मफाद कहलाती है कि अगर आप किसी भी मुल्क से कोई ताल्लुक इस्तवार कर रहे हो, ताल्लुक बना रहे हो, चाहे वो तिजारती हो, माशी हो, तालीमी हो, तो आपको जो है इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी दिफा आला तरीन कौमी मफाद होता है, दिफा करना, हिफाजत करना। तो माशी तरक्की भी एक अहम कौमी मफाद है। माशी एतबार से कमज़ोर मुल्क के लिए अपनी आज़ादी की हिफाजत करना मुश्किल होता है। माशी तरक्की जैसे कि हमने देखा है सबक नंबर 4 में तारीख की वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो में जो है माशी तरक्की क्या होती है और वो कितनी अहमियत रखती है। तो माशी तरक्की जो है इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम माशी लिहाज से अगर हम मजबूत हैं तो हम अपनी जो फैसले हैं, अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं या अपनी जो प्लानिंग्स है उसको अमल में ला सकते हैं। इसलिए दिफा के साथ साथ माशी तरक्की भी एक अहम कौमी मफाद माना जाता है। मतलब जितना दिफा जरूरी है, जितनी हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है, उतना ही हमें माशी तरक्की भी करना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौमी मफाद और खारजा पॉलिसी। अभी हमने जो है देखा कि कौमी मफाद क्या है और कौमी मफाद के अवामिल क्या हैं। अब कौमी मफाद और खारजा पॉलिसी क्या है, इसका मुताला हम करेंगे कि दिफा और माशी तरक्की जैसे कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र खारजा पॉलिसी तश्कील दी जाती है। अब क्या होता है, दिफा यानी हिफाजत करना, माशी तरक्की भी हो जैसे कि हमने अभी देखा, तो इससे क्या होगा, मुल्क को फायदा होगा। और इसी बुनियाद पर खारजा पॉलिसी क्या की जाती है, बनाई जाती है। एक तो हमारे मुल्क की हिफाजत हो, दूसरा जो है हमारी माशी तरक्की हो। इसीलिए कौमी मफाद का मकसद मान लिया जाए तो खारजा पॉलिसी इस मकसद के हुसूल का जरिया साबित होती है। कौमी मफाद मतलब खारजा पॉलिसी इसी तहत बनाई जाती है कि मुल्क को उससे फायदा हो और मुल्क की उससे हिफाजत हो। तो मुल्कों के मकासद में वक्त और हालात के मुताबिक तब्दीलियां रोनुमा होती रहती हैं। इन तब्दीलियों की अक्कासी खारजा पॉलिसी में होती रहती है। अब क्या होता है कि आपने देखा कि लेन देन जो है वो बदलते रहते हैं, तब्दीलियां वाक़या होती रहती हैं, तो जो खारजा पॉलिसी है वो भी तब्दील होते रहती है। तो इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया उसे मुतगय्युर। इसलिए खारजा पॉलिसी मुतगय्युर होती है, मुस्तकिम या उसे मुस्तकिल वर्ड से नहीं कहा गया,
और मुस्तकिल और मुतगय्युर, मुस्तकिल मतलब एक ही रहना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा मुतगय्युर, यानी ये तगय्युर से, तब्दीली से बना है मुतगय्युर। तो जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चीजों में तब्दीलियां आती जाएगी, खारजा पॉलिसी भी तब्दील होती रहेगी, ये कांस्टेंट नहीं रहती। उसके बाद है खारजा पॉलिसी मुतय्यन करने वाले अवामिल, जैसे कि हमने देखा कौमी मफाद को मुतय्यन करने वाले जो मतलब कौमी मफाद के अवामिल थे, जैसे कि सिर्फ मुल्क की दिफा और माशी तरक्की, ये दो चीज थी। अब खारजा पॉलिसी को मुतय्यन करने वाले अवामिल, मतलब जब खारजा पॉलिसी तय की जाती है तो किन अवामिल को मद्देनजर रखते हुए उसको तय किया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है मुल्क का जुग्राफियाई महल वकू, दूसरा है सियासी निजाम, तीसरा है मईशत और चौथा है सियासी क़यादत, पांचवा है इंतजामी अवामिल। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे कि मुल्क का जुग्राफियाई महल वकू, जैसे कि आपको कहा गया है कि ग्लोब या दुनिया के सियासी नक्शे से किसी भी मुल्क का महल वकू देख सकते हैं। तो हमने जो है मतलब पढ़ा है कि जमीन पर जो है मैप पर, नक्शे पर जो है फर्जी खुतूत खींचे गए हैं, जिसको हम अर्जुल बलद और तुलुल बलद कहते हैं। हमें इसे जमीन पर बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उनको जो है एक महल वकू, एक बॉर्डर, एक सरहद के तहत तकसीम किया गया है, सियासी सरहद के तहत। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से ये सरहदें बनी हुई हैं, नक्शे पर हम जो है इसको समझ सकते हैं। तो कुछ ममालिक के दरमियान फासला बहुत होता है, कुछ ममालिक एक दूसरों के पड़ोसी होते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो, ये बराज़म एशिया है, फिर यहाँ बराज़म जो है साउथ अमेरिका है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो ममालिक हैं तो ये फासले बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ भारत का नक्शा देख रहे हो तो यहाँ पर हमें जो है पाकिस्तान नजर आ रहा है, पड़ोसी ममालिक है, फिर अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ये भी हमारा पड़ोसी ममालिक है, चीन हमारा पड़ोसी ममालिक है, नेपाल हमारा पड़ोसी ममालिक है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो ये क्या है, हमारे पड़ोसी ममालिक है, म्यांमार है यहाँ पर। तो ये नजदीक नजदीक है। लेकिन अगर आप जब बराज़म एशिया देखोगे तो बराज़म साउथ अमेरिका आप देख रहे हो, यहाँ पर जुनूबी अमेरिका, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फासले हैं वो ज्यादा है। तो कुछ ममालिक जो है बहुत नजदीक होते हैं, कुछ ममालिक बहुत दूर होते हैं। तो कुछ ममालिक एक दूसरे के पड़ोसी है, जैसे कि मैंने अभी आपको भारत के नक्शे में बताया कि किस तरह से पड़ोसी ममालिक हैं हमारे। तो कुछ ममालिक को वसीतर साहिली इलाका मयसर है, तो कुछ ममालिक मादनी दौलत से मालामाल है। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग देखेंगे कि मुल्क का जुग्राफियाई महल वकू। महल वकू क्या होता है कि अर्जुल बलद और तुलुल बलद के हिसाब से, मतलब जो सियासी सरहद है उसके हिसाब से जब हम देखते हैं तो उसमें हमें, अब जुग्राफिया में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उस मुल्क को साहिली इलाका कितना दरकार है, कौन सा पहाड़ी इलाका है, कौन सा दरमियानी इलाका है, इन सब का जो है मुताला किया जाता है। तो मयसर है तो कुछ ममालिक को मादनी दौलत। तो ये सब क्या है, जुग्राफिया के टॉपिक्स हैं, उनके नुकात हैं, और उसी नुकात के तहत क्या किया जाता है, मुल्क के नक्शे को समझा जाता है, मुल्क की जमीनी साख्त को, उसके कुदरती दौलत को समझने की कोशिश की जाती है। तो किसी मुल्क का रकबा, आबादी, जमीन की किस्म, मुल्क को मयसर साहिली इलाका, कुदरती वसाइल वगैरह अवामिल पर खारजा पॉलिसी तय्युन के दौरान गौर फिक्र किया जाता है। अब जैसे कि साहिली इलाके में क्या होंगी, मछलियां सबसे ज्यादा होंगी, मतलब उस मुल्क में कुदरती तौर पर कौन सी चीजें मौजूद हैं जिसकी हम दरामद और बरामद कर सकते हैं, तो इसका ख्याल रखा जाता है। मुल्क कितना बड़ा है, आबादी कितनी है वहां पर, इन सब चीजों का ख्याल करते हुए दरामद और बरामद की जो फिक्र है वो की जाती है। उसी तरह से कहा गया खारजा पॉलिसी के तय्युन के दौरान, मतलब वो चीजें लोगों में, मुल्क में रहने वाले लोगों में कितनी तकसीम होंगी, कितनी बचेगी, या मुल्क उस वहां से कौन सी कुदरती दौलत, मादनी दौलत हमें हासिल हो रही है। मादनी दौलत यानी मादनियात से बना हुआ है। तो इस तरीके से जो मुल्क का जुग्राफियाई महल वकू है ये असरअंदाज होता है खारजा पॉलिसी पर। उसके बाद आता है सियासी निज़ाम। अब सियासी निज़ाम जो है ये पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है। तो हमने जो है पढ़ा है कि सियासत में भी 3 किस्म के निज़ाम हैं, एक तो जमहूरी निज़ाम है, और फिर उसके बाद जो है इश्तराकी निज़ाम है, और फिर उसके बाद जो है बादशाही निज़ाम है। इस तरह के सियासी निज़ाम का मुताला किया तो भारत ने फौजी निज़ाम है। तो इसी तरीके से जो है भारत में जमहूरी तर्ज की सियासी निज़ाम चलती है। जमहूरी तर्ज की मतलब क्या होता है कि अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए और अवाम के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे यहाँ क्या पार्लियामेंट का सिस्टम है। तो आपने देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा, जिसका आपने जमात हश्तुम में मुताल्ला किया है,
तो ये जो पार्लियामेंट होती है वो खारजा पॉलिसी तायुन करने में, इंतखाब करने में अहम मुकाम हासिल होता है। मतलब पार्लियामेंट में क्या होता है, उसके बारे में जो है मुबाहिसे होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मौजूआत पर पार्लियामेंट में मुबाहिसे होते हैं, यानी फौरन ही कोई फैसला लिया नहीं जाता, हर एक की बात सुनकर जो है उस फैसले तक आने की कोशिश करते हैं। हस्बे मुखालिफ जमाते सवालों के जरिए खारजा पॉलिसी पर काबू रखती है। अब हस्बे मुखालिफ जैसे कि बरसरे इक्तदार पार्टी और हस्बे मुखालिफ पार्टी, तो इंग्लिश में हम उसको कहते हैं अपोजिट पार्टी, हस्बे मुखालिफ पार्टी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब कोई फैसला लिया जाता है, जैसे आपने जमात हश्तुम में मुताला किया है पार्लियामेंट का, कि जब कोई फैसला या जब किसी चीज पे मुबाहिसा होता है तो हस्बे मुखालिफ पार्टी क्या करती है, उन चीजों को काबू रखने की कोशिश करती है अपनी तरफ से सवालात कर कर। ठीक है, तो उसके साथ आता है वफाकी निजाम के हामिल ममालिक को खारजा पॉलिसी तय करते वक्त रियासतों का भी ख्याल करना होता है, क्योंकि इन रियासतों पर पड़ोसी ममालिक में वकू पजीर होने वाले वाकयात का असर होता है। अब वफाकी मतलब जैसे कि हमारे भारत में वफाकी निजाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत, इस तरीके से हम कहेंगे। तो आप देख रहे हो क्या कह रहा है जुमला, कि इन रियासतों पर पड़ोसी ममालिक में वकू पजीर होने वाले वाकयात का असर होता है। तो जब हम मतलब जब हमारे यहाँ खारजा पॉलिसी तय की जाती है तो रियासतों को भी मद्देनजर रखा जाता है। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है तमिलनाडु का, श्रीलंका के वाकया, जब अगर श्रीलंका में कोई वाकया हो रहा है तो उसका असर तमिलनाडु पर पड़ता है। बांग्लादेश पे अगर कुछ हो रहा है तो उसका असर मगरिबी बंगाल पर पड़ता है। आप नक्शे से समझ सकते हैं कितने नजदीक है, मतलब ये सरहदें टच होने की वजह से, सरहदें हमारी मिली हुई होने की वजह से ये असर होता है। तो इस तरीके से हमको जो है शुमाल मशरिकी रियासतों पर असर पड़ता है। तो इस तरीके से हमें समझाया गया कि सियासी निजाम भी कितना अहमियत रखता है खारजा पॉलिसी बनाते वक्त। उसके बाद आता है मईशत। मईशत पैसे से ताल्लुक रखता है, जैसे कि मैंने अभी कहा, पिछली स्लाइड पर भी हमने देखा कि हमारी मईशत यानी किसी भी मुल्क की मईशत जितनी मजबूत होगी, जितनी ताकतवर होगी, वो मुल्क उतना तरक्की करेगा। इसलिए कौमी मफाद में जो है उसको शामिल किया गया है कि एक तो मुल्क की हिफाजत भी होनी चाहिए और मईशत की माशी तरक्की भी होनी चाहिए, इसलिए मईशत को भी मद्देनजर रखा जाता है। माशी तरक्की हर मुल्क के लिए अहम तरीन मकसद बन चुका है। खारजा पॉलिसी पर मईशत के दो किस्म के असरात होते हैं। अभी हमने देखा कि जो मुल्क जितना मतलब जिसके पास जितना दौलत होगी वो उतना मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है। तो अब वो दो किस्म के असरात क्या है खारजा पॉलिसी पर मईशत के, उसका मुताला करते हैं कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए दिगर ममालिक से कायम किए जाने वाले माशी ताल्लुकात, दरामदात और बरामदात, आलमी तिजारत में शमूलियत जैसे अवामिल खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। अब हमें क्या कह रहा है कि माशी ताल्लुकात जब हम बना रहे हैं तो दरामदात और बरामदात, सबसे पहले दरामद का मतलब होता है मुल्क में चीजें मंगाना और बरामद का मतलब होता है बाहर भेजना। दरामद यानी अंदर, बाहर मुल्क के अंदर लाना, बर बाहर। तो इसी तरीके से ये होना चाहिए। फिर आलमी तिजारत में यानी जो ममालिक की तिजारत हो रही है उसमें शामिल होने की कोशिश करना, और खारजा पॉलिसी तश्कील करते वक्त जो है मईशत भी उसमें अहम किरदार अदा करती है। फिर आता है मौजूदा बैनुल अक़वामी निज़ाम में माशी सलामती का मौजू भी कौमी सलामती जितना ही अहम माना जाता है। माशी सलामती जितनी मुस्तहकम होगी इस मुल्क को इतना ही ताकतवर तस्लीम किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी कहा, जिस मुल्क के पास जितनी माश होगा, पैसा होगा, दौलत होगा, वो मुल्क उतना ही तरक्की कर सकता है और एक अपना मुस्तहकम जो है निजाम बना सकता है, उतना ही वो ताकतवर होता है, ताकि फिर उसको जो फैसले वो ले रहा है उस पर वो फौरन अमल कर सकता है। माशी तौर पर मजबूत ममालिक का इन्हिसार दूसरे मुल्कों पर कम होता है और वो अपनी खारजा पॉलिसी आज़ादी के साथ तय कर सकते हैं। अगर जो भी मुल्क है उसका माशी निजाम बेहतर है, वो इस्तकामत रखता है माश में पैसे के ताल्लुक से, तो वो अपने फैसले बेहतरीन अंदाज से ले सकता है और उसका जो इन्हिसार होगा वो दूसरे ममालिक पर कम होगा। वही चीज जो वो बाहर ममालिक से दरामद कर रहा है, अपने मुल्क में मंगवा रहा है, वो अपने ही मुल्क में उसको बनाने की कोशिश करेगा अगर उसकी मईशत मजबूत है तो। सियासी क़यादत। अब सियासी क़यादत के किस तरीके से जो सियासत है हमारी खारजा पॉलिसी में रोल अदा करती है, जैसे कि हमने पढ़ा अभी स्लाइड पर देखा कि क्या होती है, खारजा पॉलिसी मुतगय्यर होती है, ये तब्दील होती रहती है वक्त के लिहाज से।
तो जब फिर से सियासी की जब ये बनाई जाती है पॉलिसी में, अगर कुछ रद्दोबदल किए जाते हैं तो उसमें कौन अपना किरदार अहम अदा करता है? तो खारजा पॉलिसी के तयन में सदर जमहूरिया, वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर मालियात और वजीर दाखिला अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये जो नाम है, ये जो ओहदे हैं आपको उर्दू में बताए गए हैं। तो सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट कहलाते हैं, वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं, वजीर खारजा ये जो है फॉरेन मिनिस्टर है, वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर है, वजीर मालियात फाइनेंस मिनिस्टर और वजीर दाखिला होम मिनिस्टर। तो ये तमाम मिलकर क्या करते हैं? खारजा पॉलिसी तय करते हैं, ये अपना अहम किरदार उसमें अदा करते हैं। तो इन अहदों पर फायज लोग खारजा पॉलिसी की बेहतरी और इस्तकामत की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो खारजा पॉलिसी है उसको और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस्तकामत मतलब उस पर कायम रहना, जो पॉलिसी बनाई गई उस पे कायम रहने की कोशिश की जाती है। मसलन अभी आपको मिसाल के जरिए बताया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खारजा पॉलिसी में अदम वाबस्तगी को शामिल किया। जैसे कि इसको हमने सबक नंबर 1 की वीडियो में पढ़ा था कि अदम वाबस्तगी क्या है, कि जो है सर्द जंग के वक्त अदम वाबस्तगी को भारत ने अपनाया था ताकि जो है हमारे मुल्क को फायदा हासिल हो सके, और वो आज भी उस पर कायम और दायम था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत चीन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा किया। तो ये मिसालों के जरिए आपको समझाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं इंतजामी अवामिल। जैसे कि पिछली स्लाइड पर हमने देखा कि सियासी क़यादत मतलब कौन कौन खारजा पॉलिसी बनाने में अपना एक अहम किरदार अदा करता है, उसी तरीके से इंतजामी अवामिल जो हमारे लिए इंतजाम करते हैं। तो खारजा पॉलिसी तैयार करने में खारजा उमूर के वजीर और खारजा उमूर के मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर जिनको हम कहेंगे वो शामिल होते हैं। उनके सेक्रेटरी हैं खारजा सेक्रेटरी, वो होते हैं बैरून मुल्क सिफारत खाना। तो सिफारत खाना इंग्लिश में इनको एम्बेसीज कहा जाता है। ये ऐसे ऑफिस होती हैं, ऐसे दफ्तर होते हैं जो बैरून मुल्क होते हैं। जैसे कि भारत हमारा मुल्क है और अमेरिका में ये जो दफ्तर है, अमेरिका में भारत मुल्क का दफ्तर होगा, क्योंकि अमेरिका में जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनके कोई जो भी मसले मसाइल होंगे उनको हल करने की कोशिश करती है वो ऑफिस। तो उसी को क्या कहा है उर्दू में? सिफारत खाना। तो सियासी अहदेदार वगैरह जैसे इंतजामी अवामिल शामिल होते हैं। तो इसमें सब जो सियासी अहदेदार है वो शामिल होते हैं। उसी तरीके से खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक आखिरी फैसले का इख्तियार अगरचा वजीर आजम को है। जैसे कि हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हो रहा है, उसके ऊपर मुबाहिसे हो रहे हैं, अपोजिट पार्टी भी उसमें जो है हज़ब मुखालिफ पार्टी भी उसमें अपनी राय मशवरे दे रही है। तो सब मुबाहिसे होने के बाद आखिरी फैसला वजीर आजम और उसकी कौंसिल का होता है। लेकिन फैसले के दौरान इसमें जो है इंतजामी मिशनरी इनकी मदद करती है। मिशनरी मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी फैसला लिया जा रहा है, मतलब जिस डिसीजन तक आना है, जिस फैसले तक आना है, उसकी जो मिशनरी जो उस शोबे के माहिर लोग हैं उनसे जो है राय मशवरे तलब किए जाते हैं और उस फैसले का, उस मालूमात का तजजिया किया जाता है, बारीक बीनी से मुताल्ला किया जाता है कि कितने हद तक फायदा होगा, कितने हद तक ये कामयाब होगा, इस तरीके से। तो इससे मुताल्लिक सलाह व मशवरे देने जैसा काम इंतजामिया के अहदेदारान अंजाम देते हैं। इनके अलावा कौमी सलामती के मशीर भी अहम किरदार अदा करते हैं। कौमी सलामती मतलब मुल्क की हिफाजत करने वाले जो मशीर होते हैं वो भी अपनी राय, वो भी अपने मशवरे या जो मशवरे लिए जा रहे हैं या जो राय दी जा रही है या फैसले लिए जा रहे हैं उसके फायदे और नुकसान को दोनों को मद्देनजर रखते हुए वो जो है अपनी बात को वहां तक रखते हैं, उनकी भी राय ली जाती है। तो इस वीडियो के ताल्लुक से आपको कुछ सरगर्मी दी गई है जो आपको कमेंट कर बताना है। तो नंबर 1 है भारत की खारजा पॉलिसी में किसको सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। नंबर 2 खारजा पॉलिसी मुतगय्यर है, ये बयान सही है या गलत बताइए। नंबर 3 खारजा पॉलिसी के तयन के दौरान किन बातों पर गौर फिक्र किया जाता है। नंबर 4 खारजा पॉलिसी की क़यादत में किसका अहम किरदार होता है। नंबर 5 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खारजा पॉलिसी में किस चीज को शामिल किया है। तो आपको जो है किस को शामिल किया है, आपको इसके जवाबात कमेंट कर बताना है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इस सबक के अगले नुकात का मुताल्ला करेंगे। जज़ाकल्लाह।